आर टीवी में सभी का स्वागत है। टुडे वी हैव वन ऑफ द एमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, यूसुफ, who's based in भोपाल। यूसुफ साहब अपने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। उनकी सोच, उनकी जो आर्ट की अप्रोच है, वो एक विशेष और एक यूनिक स्टाइल में है। आज उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे एंड जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सोच, उनकी अप्रोच, उनकी फिलॉसफी क्या है। वेलकम टू आर टीवी, यूसुफ साहब। Thank you. Yeah, it's a great pleasure to have you on the show. Thank अच्छा you. लगा। या यूसुफ साहब, आपके कलाकृति, आपके एब्स्ट्रैक्ट वर्क्स काफी ब्रिलियंट है एंड आपके आपके कॉम्पोजिशंस में, आपकी स्टाइल में एक विशेषता है। लेकिन उस वो सवाल पे जाने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपकी आर्ट जर्नी, आपकी सफर कैसे शुरू हुई और किस तरीके से चली, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है, मैंने आप बड़े बड़े दिग्गजों के साथ आपकी मुलाकात, आपकी उठने बैठा भी हुआ। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि आपकी सफर कैसे शुरू हुई और आज कैसे चल रही है, कैसे। जी जी। असल में अगर मेरे स्टूडेंट पीरियड का तरफ से अगर शुरुआत करें तो हमारे ग्वालियर में एक फाइन आर्ट्स कॉलेज है। तो उनके स्टूडेंट्स और टीचर, कभी कभी प्रिंसिपल भी उनके साथ लैंडस्केप के लिए आते थे। तो कहीं अच्छा सा बिट दिखा तो लैंडस्केप करते थे, तो हम लोग देखते थे। छोटे थे तो वो देखते रहते थे उसको, और बड़ा इंटरेस्ट था कि चीजें कितनी अच्छी। वो वाटर कलर में हमारे जो प्रिंसिपल थे एल.एस. राजपूत, वो वाटर कलर के बड़े मास्टर थे। मतलब हर मीडियम में काम करते थे। हुसैन के दोस्त थे, हुसैन के साथ रहते थे। तो वो बड़े अच्छे तरीके से वो सारी चीजें बताते भी थे। जब मैंने फाइन आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन किया, उसको देख के ज्वाइन किया, जब ये लोग सारे आउटडोर पेंटिंग्स करते थे। आउटडोर पेंटिंग के लिए आते थे, तो ये कौन उससे से थोड़ा साल सा। की बात है साहब? विच ईयर इज दिस? कौन से साल की बात है? ये होगा करीब 70, 60, 70 के करीब। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, 69, 70 के करीब होगा ये। अच्छा। तो हाँ। उस वक़्त मतलब काफ़ी जो माहौल था, बड़ा अच्छा माहौल था, जिसमें कोई डिस्टर्ब किसी को करता नहीं था, बल्कि भीड़ लग जाती थी, लोग देखते थे आउटडोर पेंटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे, तो फिर मैंने खुद ही, मतलब घरवालों ने तो नहीं, मैंने खुद ही उसमें जाके इंक्वायरी की कॉलेज में, और एडमिशन ले लिया हायर सेकेंडरी के बाद। ओके। तो ऐसे वहाँ पर मेरा उठना बैठना इन टीचर्स के साथ और लोगों के साथ होने लगा, काम को समझ आने लगी। 5 साल का कोर्स था। 5 साल का कोर्स ग्वालियर किया में। ग्वालियर में फाइन आर्ट्स हम्म, कॉलेज में। तो हम्म, पेंटिंग का 5 साल का कोर्स था। फिर यही पास वो पूरा हो गया, तो फिर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर दोबारा से एडमिशन स्कल्पचर में ले लिया, जो 3 साल का कोर्स था अच्छा। स्पेशलाइजेशन का। तो हाँ, स्पेशल ऐसे मैंने 8-9 साल उस कॉलेज में काम किया। अच्छा। फिर मैं स्वामीनाथन के संपर्क में आया, क्योंकि मेरा नेशनल स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था। तो गुरु हाँ, उनको बनाया हुआ था, अच्छा स्वामीनाथन को। अच्छा, उनके क्या काम बात। में देखता रहता था। तो और वो ललित कला अकादमी में भी थे तब, तो एग्जीबिशन वगैरह होती थी, तो जाना होता था, मिलना होता था। फिर गढ़ी में मैंने काम किया, गढ़ी में करीब 5-6 महीने काम किया। तो वहाँ उनका स्टूडियो था स्वामीनाथन का, तो उनसे अक्सर मुलाकात होती थी। उनके अंडर में काम करने से ये है कि बहुत सारी चीजें मुझे पता लगी, जो प्रोफेशनली होती हैं। जो शौकिया था, वो शौकियापन पीछे छूट गया, और प्रोफेशनलिज्म आने लगा उसमें काम करने में। तो गढ़ी में भी मैंने 6-7 महीने करीब ग्राफिक प्रिंट मेकिंग में काम किया, ग्राफिक स्टूडियो में प्रिंट मेकिंग के लिए। तो देवराज और वाई.डी. जोगलेकर होते थे, तो उनसे भी अच्छा। मैंने काफ़ी सीखा। और जोगलेकर साहब बड़ौदा में लिथोग्राफी पढ़ाते थे, वो मास्टर थे उस वक़्त, डीन भी थे उसके ग्राफिक के। तो ऐसे मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में आ गया। फिर जब भारत भवन बना,
हम्म। तो मेरे को स्वामीनाथन ने ग्वालियर से बुलवाया हम्म। और कहा कि मेरे साथ काम करोगे? तो मैंने कहा हाँ करूंगा मैं काम। तो बोले ऐसे ऐसे मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है और हम्म। उसमें म्यूजियम भी है, वर्कशॉप भी है, ये सब अपन को करना है। तो मैंने हम्म। कहा ठीक है। तो बोले घर बोल के आ जाओ। मैंने कहा हम्म। अब घर बोल के आऊंगा तो आने नहीं देंगे। तो बोले ठीक है, मेरे साथ ही रहो। तो मैं उनके साथ रहने लगा। तो उनके क्या साथ बात। रहने से ये हुआ कि इतने सारे लोग जो आते थे, बड़े हम्म। बड़े, कृष्ण खन्ना हो, राम कुमार हो, अकबर पदम सिंह हो, मतलब हुसैन हो, तो इन हम्म। सब से, और फिर आर्ट क्रिटिक हो, विनोद भारद्वाज हो, प्रयाग शुक्ल हो, इन सब से बड़ा मतलब मुलाकात दोस्ताना मतलब हो गया। और रोजाना की जो बैठक होती थी शाम को, हम्म। तो उसमें काफी लोग जुड़ते थे स्वामी जी के साथ। तो हाँ। ऐसे बड़ा परिचय बन गया और मेरे काम में भी बड़ा सुधार आया। मतलब हम्म। फिर मैं क्योंकि उस वक्त उतने पैसे तो नहीं होते थे, तो हम्म। ड्राइंग से शुरू किया। हम्म। ड्राइंग जो मतलब बड़ा उस वक्त सेकंड ग्रेड मीडियम माना जाता था ड्राइंग। और अच्छा। पेन और इंक मतलब जो रिकॉग्नाइजेशन था, ऑयल हम्म। पेंटिंग का था, वाटर कलर का था, एक्रिलिक अच्छा। का भी नहीं था उस टाइम में। तो ये सबसे सस्ता मीडियम में था जिसको मैं कर सकता था घर में बैठ के। हम्म। तो इसको करते 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 लाइन लाइन और डॉट और लाइन के बारे में समझ आने लगी। फिर पाल क्ली को थोड़ा सा पढ़ा था। तो हम्म। उसने रेखा की परिशुद्धता की व्याख्या करते हुए कहा था कि रेखा को उसके शुद्धतम रूप में रेखांकित नहीं किया जा सकता। वो ठीक भी है कि जब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, बड़ा हम्म। अमूर्त इकाई है रेखा। हम्म। तो ये इसने मतलब बड़ा प्रभाव डाला मेरे ऊपर। तो मैंने उसको डॉट और लाइन को लेकर ही काम किया। तो फिर अच्छा। मालूम पड़ा कि प्रकृति में तो इसका ये कोई कौन सा अस्तित्व ही साल, नहीं है। ये कौन सा साल में था सब, जब आपको, जब आप भारत भवन में काम कर रहे थे तभी आपका हाँ, इसका? हम भारत भवन में जब 82 में काम 82 कर रहे में, थे। 82 हाँ के दरमियान। ओके हाँ, ओके ओके। 82 में मतलब ये हो गया था कि वो भारत भवन एस्टेब्लिश हो गया था, उसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था, हम्म। मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स का। हम्म। फिर उसमें ये था कि उस म्यूजियम सेटअप हो गया था, ट्राइबल हम्म। फोक ट्राइबल म्यूजियम भी हो गया था, अर्बन आर्ट भी हो गया था। दोनों को उन्होंने बिल्कुल समानांतर रखा, दोनों के कामों को। उन क्या बात। उसमें कोई ऊंच नीच या भेद नहीं किया उन्होंने। ये एक हम्म। अच्छी बात थी स्वामीनाथन की कि वो हमारे आदिवासी भाई कलाकारों को जो है वो उनके नागरिक कलाकारों के समकक्ष ले आए। हम्म। तो उससे भी बड़ा चीजें सीखने को मिली, ट्राइबल आर्टिस्टों से भी उनके संपर्क में भी आया। तो मुझे मालूम पड़ा हिंदुस्तान में कितने तरह की ट्राइबल आर्ट है, फोक हम्म। आर्ट है। ये सब उतना ही महत्व रखते हैं जितना हमारी नगरीय कला रखती है। सही बात, सही बात। तो ये सब होते होते फिर ये हुआ कि इसमें और क्या करना चाहिए। तब फिर ग्राफिक स्टूडियो का विचार किया कि ग्राफिक था नहीं मध्य प्रदेश में। हम्म। और ग्राफिक के नाम पे आर्ट कॉलेज में लिनोकट वुडकट थी बस। तो हाँ। एचिंग और सिल्क स्क्रीन और जो दूसरी चीजें थी वो उसमें बिल्कुल नहीं थी। तो वो फिर हम्म। हमने भारत भवन में मैंने सेटअप किया उसका ग्राफिक स्टूडियो। जब वो हम्म। सेटअप किया तो और बहुत सारे ट्राइबल आर्टिस्ट और अर्बन आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स के हम कैंप करने लगे, शिविर करने लगे। तो वो लगातार साल भर वो चलते थे। फिर सही ये था बात। कि अगर मान लो इसको बड़ा एक सेंटर बनाना है हाँ। वर्ल्ड लेवल का, तो हम्म। हमने इसका ग्राफिक प्रिंट इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल प्रिंट बनाना शुरू किया। हम्म। तो उससे एक और फायदा हुआ कि उसको स्पान बहुत बड़ा मिला और बहुत विस्तार हो गया भारत भवन का। तो हम्म। ये इंटरनेशनल प्रिंट बायनल शुरू किया तो हर 2 साल में मतलब होता था। हम्म। तो उससे लोग बहुत सारे जुड़े और मेरे को भी देश विदेश के आर्टिस्टों से मिलने का मौका मिला और उनके उनको वर्कशॉप में शामिल करने का भी मौका मिला, उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। तो ऐसे मेरे उसमें जो फिलॉसफी जो थी मेरी आर्ट की अपने उसमें और पक्कापन आता गया, उन बातचीत करके देख के, और वो हम्म। प्रोफेशनलिज्म पैदा हो गया। तो उसमें ये था कि मैं सारा लीनियर ही काम है मेरा, मतलब डॉट के प्रोग्रेशन से जो लाइन बनती है हम्म। उसी से, तो डॉट और लाइन से ही मैंने काम किया।
और उसमें ये था कि रेखाएं जो है वस्तुओं को घेर लेती थी तो सेकेंडरी हो जाती। जब आप किसी भी चीज का निर्माण करते हैं, आकृति बनाते हैं, तो रेखा तो सेकेंडरी हो जाती है, वो आकृति प्रमुख हो जाती है, चाहे आप करेक्ट। आदमी बनाए चाहे ना। तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि हम रेखा को रेखा ही रहने दें, जैसे ओके। परिशुद्धता की बात करते हैं, करेक्ट तो वैसे की करेक्ट। वैसी रहने दें। तो मैंने बहुत सारी रेखाओं को एक के ऊपर एक रखना शुरू किया, तो उनके हाँ। बीच में जो नेगेटिव स्पेस था वो भी रेखा में कन्वर्ट हो गया। करेक्ट। दो रेखाओं के बीच की जो रेखा बनती थी, सफेद स्पेस जो थी, वो वो भी भी एक रेखा। रेखा में कन्वर्ट हो गई। तो करेक्ट वो जनरेट करने लगी रेखाएं। करेक्ट। तो उससे बड़ा मजा आने लगा। उसमें उसमें तमाम सारी आकृतियों को मैं उस तरह से रखता जाता था, रेखाओं को, वो आकृतियां अपने आप बनती जाती थी, उसमें एक एनर्जी पैदा होती थी, उसमें एक वाइब्रेशन पैदा होने लगा। हाँ। वो मतलब ऐसे जीवित होने लगी वो सही रेखा बात। की टाइप। सही तो बात। ऐसे मेरे को उसमें बड़ा मजा आने लगा, तो मैं बहुत काम करने लगा। हालांकि ड्राइंग का उस वक्त कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। उसको जो कॉलेज वॉलेज में तो वो सिर्फ स्केच स्केच करने के लिए यूज करते थे, सही मगर बात। एज ए पेंटिंग, एज ए ड्राइंग, ऐसे एस्टेब्लिश करना बड़ा मतलब उसको उस तरह से एस्टेब्लिश करना उस मीडियम को बहुत हम्म। मुश्किल था। मगर उसी वक्त मुझे टर्की बैनाल का अवार्ड मिला ड्राइंग में। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद ललित कला अकादमी सेम ने। सेम इसी लाइन थियोरी के फिलोसफी पे काम करते हुए ही ऐसा। हाँ, इसी लाइन पे फिलोसफी में काम करते। अच्छा। फिर उसके बाद फिर ललित कला अकादमी ने उसको ड्राइंग को ग्राफिक में शामिल किया, और ओके। हाँ, नेशनल उसमें जो है उसको जो है वो शामिल कर पाए वो। ये कौन से तो साल की बात है सर? ये 89 की बात है, 89, ओके एट्टी ओके, सेवन एट्टी अप्रोक्सीमेट, एट हाँ, हाँ। 87 88, क्योंकि हाँ। 87 में मुझे अवार्ड मिला था ड्राइंग में, नेशनल अवार्ड। करेक्ट उसके बाद 89 या 90 में ये ललित करेक्ट। कला अकादमी ने इसको ड्राइंग को ग्राफिक में शामिल कर लिया था। अच्छा। तो ये था, क्योंकि मैं इतने दिनों से लगातार कर रहा था, लोग लगातार मेरे काम को देख रहे थे, तो उसका हम्म। एक उसको परमानेंट मीडियम की तरह से मैं एस्टेब्लिश कर पाया। अच्छा। तो बहुत। फिर ये लाइन के बारे में ही मैं बहुत ज्यादा सोचता था कि कैसे होती है, क्या होती है। तो फिर मतलब इसको पालकेली को भी पढ़ा था, तो मालूम पड़ा कि पॉइंट के प्रोग्रेशन से बनती है लाइन, और उसका प्रकृति में तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो बड़ी अमूर्त इकाई है वो। तो अमूर्त इकाई से अमूर्तन की तरफ ही मैं चला गया, क्योंकि हम्म। मैं उससे ऐसी मतलब मूर्त चीज नहीं बनाना चाहता था अमूर्त इकाई से। जैसे लोग अमूर्त इकाई से मूर्त बना लेते हैं, करेक्ट। तो मैंने सोचा नहीं, इसको वैसे के वैसे ही यूज करें, जिससे जो है उसकी अमूर्तता बनी रहे। तो ये मेरा फिलोसफी रही उसकी, ड्राइंग बहुत की। खूब। बहुत खूब दादा, बहुत खूब। अ, ये लाइन थियोरी के ऊपर उसको फिलोसफी रखते हुए कलाकृति, बड़े बड़े कलाकृति की रचना करना आसान नहीं होता है दादा। जी हम बड़े बड़े फॉर्म्स के साथ हम जब कंपोजिशन कर लेते तो ठीक हो जाता उसमें, आई मीन उसके ग्रिप मिलती है करते करते, लेकिन लाइंस के साथ जो आप खेलते 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 जाते। लेकिन आपकी कलाकृति में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, आपकी जो लाइंस है उसकी मूवमेंट है, उसकी एक नाट्य है, उसका एक नृत्य है, लेकिन जब दूर से हम कंपोजिशन पूरा कर दे वो एक सॉलिड है, वो ऐसा हाँ मतलब जी फ्रेम वाइज है ऐसा। हाँ मतलब वो अंदर जितना उसकी मूवमेंट है, लेकिन आप जोर से देखेंगे तो एक वेल एस्टेब्लिश्ड पूरा फॉर्म दिखता है ऐसा। हाँ। तो ये लाइन इसकी का जो जमाव इसकी है ना, रचना के बारे में या इसकी रचना के बारे में थोड़ा बताएंगे सर? असल में ये लाइन का जो जमाव है, भारी जमाव। हम्म। मतलब आप जब दूर से देखते हैं तो वो सारी लाइनें एक साथ मिलके एक सॉलिड फॉर्म बना देती हैं, मगर जैसे हम्म। ही आप उसके नजदीक जाते हैं तो उसके अंदर वो गैप और वो सारी आपको वो रास्ते, अगर मतलब वो लाइव हो जाए और आप कैमरा लेके जाएं तो उसमें घूम सकते हैं पूरी ड्राइंग, या है ना। सही बात है। तो और वो उसमें वाइब्रेशन भी पैदा हो जाता है जो उसको जीवंत बनाता है, करेक्ट। क्योंकि वो इतनी लाइनें जनरेट करता है
कि वो पता लगती है कि इधर से भी लाइन है, उधर से भी लाइन है, तो लाइन ही लाइन है। तो मगर दूर से देखेंगे तो उसके भारी जवाब की वजह से वो स्टैटिक फॉर्म या थोड़ा सॉलिड फॉर्म दिखता है। यस, मैं हमेशा मतलब इसको इमेजिन करता था कि अगर आपकी कलाकृति को एक इंस्टॉलेशन आर्ट की तरफ बनाया जाए, कोई बनाए आगे उसमें, तो मतलब वो इतने सारे उसमें से रास्ते निकलेंगे ऐसा। जी जी जी, मतलब बिल्कुल। मतलब वो पूरा कलाकृति में एक इंसान मेरे ख्याल से एक जिंदगी घूम के आ सकता है। जी जी, मैं भी यही सोचता था कि कभी कभी के मैं भी के कैमरा लेके उसके अंदर जाऊं हाँ हाँ और हाँ। देखूं, तो उसमें बहुत रास्ते हैं, बहुत संभावना है। या, बल्कि उसमें एक और खास बात और होती है मेरी ड्राइंग में, उसको आप किसी भी तरह किसी भी दिशा में विस्तारित कर सकते हैं। या, मतलब कहीं पे भी उसको ले जा सकते हैं। उसमें इतनी संभावना है, ऊपर, नीचे, दाएँ, बाएँ, आप जिधर सही ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। कोई सही। उसमें बंदिश उस तरह की नहीं है। तो या, बहुत सारी संभावनाएँ उसमें छुपी रहती हैं। तो दादा आप जब मतलब आप भोपाल गए, आप जब कॉलेज में थे तभी आपकी आपकी जो मेन इंस्पिरेशन, आपने राजपूत राजपूत साहब को देखा, वाटर कलर्स आपकी इंस्पिरेशन रही, आपने कॉलेज किया, उसके बाद स्पेशलाइजेशन स्कल्पचर्स में किया ना। स्कल्पचर्स भी बड़े बड़े गात्र के होते हैं, यूजुअली सॉलिड फॉर्म्स जी, के होते हैं, मतलब जी, वो उसके बाद आप भारत भवन आए, जी, एंड वहां पे आप बड़े बड़े कलाकार, जो लोग फॉर एग्जांपल स्वामीनाथन जी हो, रमेश कृष्ण हो, एम एफ हुसैन हो, इन सारे कलाकारों की कलाकृति अगर आप देखें तो गाढ़े फॉर्म और रंगीन कलर्स। जी, जी, नाउ इतने लोगों की एक रंगीन मिजाज, एक रंगीन कलाकृति आपके इर्द गिर्द थे, आपके कॉलेज में भी थे आप, लेकिन आप सबसे हटके लाइन में ब्लैक एंड व्हाइट में आ गए। तो ये चेंजेस कैसा हो गया दादा? नहीं तो ये यूजुअली कैसा होता है, हम जिसके साथ रहते हैं हम उसकी तरफ बन जाते हैं ऐसे। जी, जी, लेकिन जी। आपने पूरा उनके साथ रहते हुए भी आपकी एक अलग रास्ता निकल गई आपको, तो ये कैसा हो गया दादा? मैं आपको बताऊं कि मेरे पास रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी कि करेक्ट, आप आर्टिस्ट बने। सही बात। वो मेरी माँ कहती थी कि भैया तूने कौन सा सब्जेक्ट ले लिया, मुझे खिलाने की तो सोच मत, तू खुद खा ले तो बहुत है। तो, सही बात, वो जमाना तो था भी उसमें, ऐसा। हाँ, तो उसमें रंग खरीदना उस वक्त बड़ा मुश्किल था। इंक एक ऐसा मीडियम था जो बड़ा इजीली अवेलेबल था और बहुत सस्ता था। तो हाँ और जब मैं इसको करने लगा तो फिर मेरे को लगा कि इस मीडियम में अभी बहुत ज्यादा लोगों ने काम नहीं किया है, कुछ ही लोगों ने काम किया था, चाहे लक्ष्मण गौड़ हो या एक आध हाँ दो ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने मतलब उस तरह से ड्राइंग में काम किया था। मगर ड्राइंग ड्राइंग जो है प्राइमरी मीडियम नहीं होता था उस वक्त। करेक्ट। अभी तो होने लगा मगर उस वक्त नहीं होता था। इसमें ड्राई पेस्टल भी का भी मैं यूज करता हूँ, तो हल्के से उसमें रंग भी आते हैं, मगर करेक्ट। बहुत गाढ़े रंग नहीं आते, मगर हल्के से रंग आते हैं। फिर बाद में थोड़े थोड़े से गाढ़े भी आने लगे करते करते, क्योंकि वो आप जब करते हैं तो उसमें से कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको ऐसे कर देना चाहिए, तो किया तो थोड़ा सा हिम्मत बनी। मगर फिर भी गाढ़े रंग कम आते हैं, हल्के रंग ज्यादा आते हैं उसमें। और हल्के रंग आने से क्या है कि उसकी ड्राइंग की क्वालिटी बनी रहती है। हम्म। तो वो भी एक मतलब मेरे को एक सुविधा मिल गई कि ड्राइंग की क्वालिटी बनी रहे और ड्राई पेस्टल से उसमें कलर आते रहे ऐसे करके। तो ये जो है मेरे को सारे लोगों से थोड़ा सा अलग कर दिया उस चीज ने। एक तो मीडियम ने, और दूसरे जो मीडियम के एप्लीकेशन ने, ये सारी चीजों ने मुझे और दूसरे आर्टिस्टों से उस तरह से मैं इनके काम को देख के ऊर्जा लेता था। मैं इस मतलब वैसा का वैसे ही करने की कोशिश नहीं करता था। हम्म। लोग कहते हैं ना इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर नहीं होता था, मैं एनर्जी लेता था उनके काम की देख के। हाँ। होता था कि अपन भी कुछ ऐसा बड़ा करें, कुछ अलग करेक्ट। ऐसा कुछ करें। तो उसने मुझे थोड़ा सा अलग खड़ा कर दिया। क्योंकि आपकी कलाकृति में एक दो तीन चीजें, मतलब उसमें एक एक कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें। आप हम्म, अगर उसको आप एक तरफ से अगर सिर्फ एक लाइन को देखे, लेकिन दूर से देखा तो बड़ा फॉर्म भी दिखे उसको, मतलब जी जी जमावट। अगर लाइन पूरी बहती बलकाती हुई लाइंस अगर देखे, लेकिन अब पूरे इमेज को देखेंगे तो वो एक खड़ी हुई है ऐसा ऐसा, जी मतलब जी उसकी जी। जो डायनामिक्स बहुत अलग। तो स्वामीनाथन जी क्या कुछ नहीं बोले उस वक्त? नहीं, स्वामीनाथन को जब मैं दिखाता था काम, हाँ। तो
करो और करो और करो, तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं। मतलब फिर एक दफे जब मैंने कुछ काम करके बताया तो बोले हाँ ये ठीक है, ये अच्छा है, ये सब किया, तब मेरे को समझ में आया कि वो क्या चाहते थे, कि किस तरह से वो उसमें काम करें, ड्राइंग में काम करें, लाइन में। तो उसके बाद से फिर मेरा जैसे ही उन्होंने ठीक कहा, तो मैंने फिर उसको बड़ा गौर से देखा अपनी सारी चीजों को, कि मैं क्या कर रहा था। तो वो फर्क मालूम पड़ा, तो फिर उस फर्क से को लेके मैं आगे बढ़ा। तो उससे मेरे को रास्ता मिला, तो उनके बताने की वजह से ही मेरे को रास्ता मिला, कि मैं कर तो रहा था, कैसे भी कर रहा था, जो भी आ रहा था मन में वो कर रहा था, मगर था सारा एब्स्ट्रैक्ट ही था, मतलब फिगरेटिव नहीं था। तो मगर जब उन्होंने ये बताया कि नहीं अब ये ठीक रास्ते पे चल रहे हो, तो फिर मैं उसमें दौड़ लगा दी मैंने। इस तरह से जो है उनका गाइडेंस मेरे को मिला। आप इतने बड़े बड़े कलाकारों के संपर्क में रहे, आपने आपने कहा कि आपने सब लोगों से ऊर्जा ली, तो वो क्या बातें होती थी उनके साथ, आपके साथ क्या उनके क्या इंटरेक्शन होती थी? थोड़ा कुछ उस एक या दो एक्सपीरियंस बताइए ना, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि अभी के जनरेशन वाले उन सब लोगों को मिस कर गए। जी जी जी। स्पेशली मैं स्वामीनाथन जी का इतना फैन हूँ हम्म। उनके इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ लोग कलाकार है जिनको मैं ख्वाहिश थी कि मैं मिलूं लेकिन मिल नहीं पाया। हम्म। हुसैन साहब एक थे, हम्म। मुझे लगता था कि अगर वो जिंदा होते या मौका मिलता शायद उस वक्त मैं जाके मिल लेता उनसे एक बार। हम्म। स्वामीनाथन जी एक थे, राम कुमार एक थे, हाँ, तो ये ऐसे। मेरा मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि वो सब लोग यहाँ आते रहे। हाँ हाँ। कभी की ट्रस्टी की मीटिंग में, कभी एज ए आर्टिस्ट रेजिडेंसी, ऐसे वो इस तरह से लोग आते रहे। तो उनसे उस तरह से बातें होती थी, बहुत सारी कला की बातें भी होती थी। जब इनका जरा स्वामीनाथन का सूजा से जरा थोड़ी नोक झोंक चलती रहती थी, और वो बहुत अच्छी नोक झोंक थी, बड़ी क्रिएटिव लोगों की जैसे होती है। तो हम्म। स्वामीनाथन ने शुरू में जो काम किया था, वो साइन एंड सिंबल लेके किया, सही। है ना। फिर उसके बाद वर्ड सीरीज उन्होंने की थी। वर्ड सीरीज करने से जब बहुत ज्यादा उनका नाम होने लगा, चलने लगा, उनको थोड़ा उस वक्त उतनी पेंटिंग तो नहीं बिकती थी, मगर ये साइन एंड सिंबल की तो नहीं बिकती थी, मगर वर्ड सीरीज की तो ये काफी बिकने लगी थी। हम्म। तो काफी नाम भी हो गया था उसका। तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया में सूजा ने एक लेख लिखा, हम्म। स्वामीनाथन को कहा कि हम्म। ही इज ए लैंडस्केप पेंटर। ओके। ओके। बहुत गुस्सा आया स्वामीनाथन को, बहुत गुस्सा हुआ। वो मेरे पास आए, मतलब मैं भारत भवन में ही था जब ये करेक्ट। सारा किस्सा हुआ। तो देखो व्हाट ही इज राइटिंग फॉर मी, ही इज ए लैंडस्केप पेंटर, आई एम लैंडस्केप पेंटर। तो वो असल में था क्या, कि जब आप बर्ड्स और चिड़िया, पहाड़ और ये सब करेक्ट। बना रहे थे, तो एक ऐसा लुक आता था। एनवायरमेंट हालांकि होता वो, है। हाँ वो एब्स्ट्रैक्शन था, करेक्ट। वो एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं था, एब्स्ट्रैक्शन था। तो एब्स्ट्रैक्शन में किए गए काम को वो उन्होंने उसको उस तरह से रखा हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं अपना जो पुराना काम है, साइन एंड सिंबल, उसको लेकर उन्होंने बहुत काम किया। तो ये हम्म। सारी चीजें जो है, और कभी कभी जैसे हम अम, भारत भवन की आर्ट गैलरी, मॉडर्न आर्ट गैलरी में घूमते थे या ट्रैवल के, तो किसी किसी के काम के बारे में जैसे मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, तो हम्म। वो उसका उलट जवाब देते थे। अच्छा। मतलब ये उनकी खासियत थी, वो मुझसे हमेशा कहते थे मैं इधर बोलूं कि इधर बोलूं, बताइए यूसुफ। तो मुझका नेगेटिव भी बोलते थे, पॉजिटिव भी बोलते थे। अगर मैंने किसी को पॉजिटिव कहा है, तो वो नेगेटिव बोलते थे। तो मुझे ये सारी चीजें सीखने का उनसे बड़ा मौका मिला, कि किसी चीज को नेगेटिव बोलना हो तो कौन कौन से पॉइंट उन्होंने निकाले, और उस हम्म। और किसी चीज को पॉजिटिव बोलना हो तो वो कौन कौन से पॉइंट निकाल के बोलते थे। मगर उनका बड़ा निष्पक्ष वो होता था, कोई ऐसा नहीं कि किसी द्वेष भाव से कर रहे हो, मगर वो मुझे सिखाने की वजह से इस तरह की बातें जरूर करते थे। तो जब भी गैलरी में गया तो रामचंद्रन का काम देखा, या कोलते का देखा, या किसी का भी देखा, कृष्ण खन्ना का भी देखा, तो वो मतलब ये होता था, अकबर का देखा था, तो बोले बना क्या रहे होगा। और एप्लीकेशन पे भी बात करते थे, जैसे एक बार अकबर का काम देख रहे थे हम दोनों हम्म। जने। तो मैं बहुत साथ उनके रहा हूँ। तो
कहीं वो ऑयल चमक रहा था, कहीं नहीं ऑयल चमक रहा। हम्म। तो बोले देख यूसुफ, ये एप्लीकेशन का फर्क है, इसको अच्छा। ठीक से मिक्स। अच्छा, वो तो घंटों मिक्स करते थे कलर को, और बल्कि हाँ मुझको भी कहते थे इसको फेंटो, ऑयल में हाँ मिलाओ बनाओ। तो वो काफी देर तक फेंटते रहते थे, पूरा ऑयल उसमें बिल्कुल मर्ज हो जाए कलर में, तब हाँ। उसको लगाते थे। तो ये हम्म, सारी चीजें मतलब बड़ी समझ में आती, इतने बड़े आर्टिस्ट सब कुछ है, मगर ऑयल पेंटिंग कर रहे हैं तो कहीं ऑयल चमक रहा है, कहीं नहीं चमक रहा है, तो इसका मतलब है वो उन्होंने ठीक से मिक्स नहीं किया, एप्लीकेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। इमेजरी तो ठीक है। तो ऐसी टेक्निकल चीजें भी वो मुझे बताते रहते थे। क्या तो बात है। ऐसे बहुत सारी चीजों को जानने समझने का मौका मिला। और ये भी था कि बहुत सारे जो फिगरेटिव आर्टिस्ट थे, जो हम्म। एब्स्ट्रैक्शन में काम कर रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं कर रहे थे, तो वो ये कहते थे कि ये सब जो काम जो कर रहे हैं, ये एक ही बात कह रहे हैं। आप चेहरे को ऐसा बना दो, ऐसे बना दो, आंखों को इधर लगा दो, हाथों को इधर लगा दो, तो बना हम्म। तो फिगर ही रहे हो ना। करेक्ट। तो बहुत अलग बात आप कुछ कर नहीं रहे। तो या ये सारी चीजें जो है ना मेरे दिमाग में ऐसे घुसी थी कि कुछ अलग करना है, क्या मगर बात। मुझे नहीं मालूम था कि क्या अलग करना है। क्या मगर अलग चूंकि, करना है। हाँ, चूंकि मैं मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट था, लाइन, उसको लाइन। लेके जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। मैंने बस वो नहीं किया जो लाइन चीजों को घेरने लगे, तो घेर के वो सेकेंडरी हो जाए। मैं उसको प्राइमरी ही बनाना चाहता था, इसलिए उसको मैंने आजाद उसको रख, घेरा। उसको आजाद रख दिया उसको। हाँ, आधा किया। एक्सेलेंट ये एक्सेलेंट। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। देखो उनके अनुभव, बहुत अनुभव थे। मैं मंजीत के साथ भी रहा, मंजीत बाबा के साथ भी रहा, बहुत क्या सारे बात है। ऐसे आर्टिस्ट जो थे जिनके साथ मुझे बहुत रहने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं शुरू से ही, मतलब मैं रजा के साथ रहा, 3 महीने पेरिस में रहा। क्या बात है। हाँ, और जब रजा ने जब मेरी ड्राइंग देखी, तो उसमें जो गैप आता था लाइन के बीच में, मतलब जो हाँ ऐसे लीनियरिटी गैप आता, तो हाँ। उन्होंने, रजा ने कहा यूसुफ मैं तुमसे एक चीज ले रहा हूँ। हम्म। तो उन वो आप देखना, 82 के बाद उनके लाइन में गैप आया है, कलर के दो कलरों के ये- बीच में एक सफेद हाँ लाइन आई है, हाँ हाँ वो हाँ। उससे आई है। क्या बात है। हाँ, ओके। तो ये मतलब ऐसे इंटरेक्शन करने में भी मजा आता था, देखने में भी मजा आता था, और बहुत सारी चीजें देखी, घूमी, पूरी दुनिया को देखा। तो इन लोगों की प्रेरणा से, इन लोगों के सहयोग से, और इन्होंने ही मुझे इतना कोऑपरेट करके मेरे को यहाँ तक लाए। तो इसकी वजह से मैं अभी यंग लोगों को जो भी मदद कर पाता हूँ, वो उनका ऋण चुकाने के लिए करता हूँ। मैं उनसे किसी से पैसा नहीं लेता, कुछ नहीं क्या लेता, बात है। उनको नहीं वो तो पूरा मैंने टाइम सुना देता था। हूँ। वो तो मैंने वो सुना। कहते भी हैं कि क्यों आप पैसे नहीं लेते। मैं नहीं, मैं अपने गुरुओं का ऋण चुकाता हूँ। मैं या उनका ऋण और कैसे नहीं चुका सकता, मैं ऐसे ही चुका सकता नहीं वो तो मैंने सुना, काफी लोगों से सुना मैंने आपके हूँ। बारे में। एंड आप वाकई में बहुत बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर जी। और जैसे आपने कहा कि आप जैसे ऋण चुका रहे हैं एंड इतने इतने दिग्गजों के साथ, सही में इट्स लाइक आप रियली बड़े भाग्यशाली थे। इतने बिल्कुल। एक कम मौका मिलता है किसी को कि बहुत इतने दिन बहुत भी ना हो बहुत किसी के कम साथ। लोग, बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। इन द सेंस आप पूरे इंडिया के आर्ट मास्टर्स के साथ, सबके साथ थोड़े बहुत ऊपर ज्यादा कम, लेकिन आपने समय बिताया ऐसा। बता। हम तो सिर्फ आप जैसे लोगों से सुन ही सकते हैं कि वहां की कहानी कैसी। मेरी दूसरी सवाल ये होगी इसमें, इसे आपने स्कल्पचर्स का किया जी स्पेशलाइजेशन, जी जी। एंड आपके स्कल्पचर्स की कहानी है ना वो कुछ और है, जी लेकिन जब आपकी पेंटिंग्स की कहानी है उसमें, फॉर एग्जांपल आपकी पेंटिंग्स में मैं हमेशा ये सोचता था कि क्या आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते थे या उसको एक साइलेंट म्यूजिक की तरह रखना चाहते। आप कैसे देखते हैं उसको, कारीगर वो आर्टवर्क बनाने से पहले आपको क्या है, मतलब आप कुछ स्टेटमेंट करना चाहते हैं, आप कुछ वो साइलेंटली कुछ बोलना चाहते हैं या साइलेंट रह के चुपचाप रहना चाहते हैं, कि लोगों का कैसा होता है अप्रोच, कैसा है दादा। असल में पेंटिंग का क्या है कि जैसे सूरज का काम है कि कुछ देना, वो संदेश नहीं देता सूरज। आप अपने तरफ से उसे संदेश लगाते हैं कि ये सुबह का सूरज है, दोपहर का सूरज है, तपता सूरज है, कि घुलता सही सूरज बात। है ना, मगर वो देता है ना।
ऐसे ही मेरे को लगता है कि कला भी देती है, कोई संदेश नहीं देती, वो कला अपने आप में कुछ ऐसा देती है आपको, जिससे आपका मन प्रसन्न होता है, आप उसमें उसको उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ऐसी चीज वो देती है, मैंने नहीं, मगर मेरे पेंटिंग और उसमें बड़ा फर्क है। मेरे पेंटिंग में तो वो म्यूजिक की तरह ही है, वो बहती हुई लाइनें हैं, वो बिल्कुल साइलेंट है, और उसमें आप अपने अपने मतलब आप ढूंढ सकते हो, मगर मैंने वो कोई संदेश के लिए उसको नहीं बनाया हुआ। उसमें तो जो उसका तत्व है, कला अर्थवत्ता है, वो उसको मैंने ध्यान दिया है। स्कल्पचर में जरूर जो है, एक चीजें ऐसी हुई मेरे साथ, एक तो कि जैसे मैं देखता था, तो एक बाड़ में आदमी जा रहा है, और उसके कंधे पे मशीन है, स्विंग मशीन, स्विंग मशीन। मशीन। हाँ एक बड़ा फोटो था, ऐसे ही मैंने किसी उसमें देखा था मैगजीन। हाँ तो मेरे को लगा वो आदमी गायब हो गया और मशीन प्रॉमिन उसके उसमें आ गई सर पे। हाँ। तो मेरे को मतलब ऐसी इमेज एकदम से बनी। फिर मैंने उसको बना दिया कि चलो ऐसे बना देते हैं, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो धूमीमल ने शो किया, तो वो उसमें बड़ा अप्रिशिएट हुआ। ऐसे हम्म। ही एक और शो उसने किया था, जिसमें स्पून में एक हेड लगा के रखा था। करेक्ट। तो बहुत सारे लोग जो है दूसरे को कैसे इस्तेमाल करते हैं, सब कर देते हैं किसी के लिए कि भाई यार इसका इस्तेमाल आप करेक्ट। इस तरह से करो। तो वो उसमें जरूर उस तरह के संदेश थे, क्योंकि वो एकदम से स्ट्राइक करता था कि ऐसा करेक्ट। कुछ हुआ है, तो फिर वो ऐसा मूर्त रूप बन जाता था। तो ऐसे वो भी मैंने कुछ ज्यादा नहीं किए, पर 8-10 ऐसे स्केच किए होंगे। फिर एक इंस्टॉलेशन का मेरे को समझ में आया कि मशीनों का एक ऐसा इंस्टॉलेशन, सुपर ह्यूमन या साइबोर्ग जैसे होते हैं ना, दोनों मिक्स, या। ह्यूमन और एनिमल, ये सब मिक्स यस। होते हैं। तो ऐसे कुछ बनाने का मेरे को आया आइडिया, उसको हम्म। बनाते बनाते स्विंग हम्म। मशीन के साथ। तो मैंने हम्म। सोचा 30-35 मशीन ऐसे करके इंस्टॉलेशन करेंगे। तो वो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये लॉकडाउन लग गया था। तो उसमें स्टूडियो नहीं जाता था, घर में ही रहता था। तो लेकिन इस तरह एक का। चीज, या एक चीज मेरे को मतलब बहुत खूबसूरत फर्क दिखाई दिया आपकी पेंटिंग और इसमें। आपकी पेंटिंग्स में एक आजादी है। जी जी वो लाइंस बहती है, बलकाती जी है, वो एक नदी, नदी की तरह वो कहीं गिरती है, कहीं बहती है, कहीं भागती है, कहीं दौड़ती है, ऐसा है ना, जी जी ऐसा जी जी आपकी पेंटिंग की है। लेकिन आपकी स्कल्पचर्स है ना, उतना ही जड़ तन है उसमें। उसमें वो एक ऐसा लगता है कि पूरा फाउंडेशन, वो एक पेड़ की तरह दिखता है ऐसा, मतलब जड़ जड़ लगा के खड़ा है वो ऐसा। एंड उसकी उसकी वो आप उसको फेस बनाए, आप उसके जो चीज बनाए, मतलब सारे गाढ़े चीज है उसमें। तो हम्म। आपकी पेंटिंग में इतना फ्लोइंग है, एंड आपके स्कल्पचर्स में इतना टाइट है। तो आप ये एकदम ये एक्सट्रीम्स को कैसे लाते हैं, ये इसके बारे में क्या कहते हैं? असल में इस इधर तो कोई सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए इसमें इतनी आजादी है, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट उसने दिया हुआ था या मिल गया था मुझे। तो मुझे लगा कि इसमें भी काम करना चाहिए, इसलिए उसमें उस तरह का एस्थेटिकपन आ गया है, और स्थूल बन गया है वो सारा मामला हम्म। 3D में। हम्म। हाँ, मगर इसमें वो ड्राइंग की बारीकी नहीं ला सकता था, तो उसमें लाइन जरूर आई है। आप देखना हम्म। सारे स्कल्पचर में एक लाइन है, जो करेक्ट। मतलब उस तरह से किसी ने भी स्कल्पचर में उसको यूज नहीं किया। और दूसरा लाइन का मतलब ये होता है कि मैंने एक राजस्थानी पेंटिंग देखी थी, उसमें लिखा था चित्र लिखा फला फला ने। हम्म। तो हमारे यहाँ चित्र लिखने की परंपरा है, बनाने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ लिखना ही बोलते हैं चित्र को, ये लिखना। ओके। हाँ, ओके। बनाना नहीं लिखते। तो ये इस लाइन ने मेरे को बड़ा प्रभावित किया था, इसलिए ये लाइन और भी आई। तो हर जगह वो लाइन आती है जिसमें वो लिखा होता है, उसके बारे में लिखा जाता है, किसी भी चित्र के बारे में, मूर्ति के बारे में, वो ब्यौरे होते हैं उसके उन लाइनों के बीच में। अगर हम्म। आप देखेंगे तो वो ब्यौरे फॉर्मल वैल्यू होती है जो उसकी बहुत करेक्ट। ब्यौरे बताती है। तो करेक्ट। ऐसे करेक्ट। लिखना है वो मेरे इसमें। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत दादा। वेरी। आप जब कलाकृति करते हैं या कलाकृति प्रेजेंट करते हैं, आपकी कोई आपकी वैयक्तिक, मतलब मैं पेंटिंग के संदेश, आपने तभी पेंटिंग का संदेश, आपकी
कोई पर्सनल मैसेज है क्या, एक्सपीरियंस है जो आप सिर्फ रख देते हैं? नहीं, मेरे मैसेज कुछ नहीं, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मतलब इस तरह का है कि मैंने बहुत तरह के मीडियम में काम किया है। मैंने एक्रिलिक में भी, एक्रिलिक शीट में भी काम किया है, प्रिंट इम्प्रिंट में भी किया है, उसमें एक्रिलिक कलर में भी किया है। तो जितने सारे मीडियम मुझे मिले, नए मीडियम भी मिले, डिजिटल भी मैंने किया है। तो मैंने कोई मीडियम छोड़ा ही नहीं। मैंने पेपर मैशी में भी काम किया है, पेपर पल्प में भी काम किया है। तो ये उत्तरायण बड़ौदा में ये मेरे को फैसिलिटी मिल गई, वहाँ पे अच्छा एक स्टूडियो है उत्तरायण में। तो वहाँ पे धुमाल सर हैं, तो वो सब उसको देखते हैं, करते हैं। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था एक बार, तो मेरे को बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा स्टूडियो था। तो मैंने वहाँ पे एक्रिलिक शीट में प्रिंट इम्प्रिंट करके एक पूरा शो तैयार किया था, जिसका धूमीमल, चेन्नई और ताव में बहुत उसका शो किया था, मैं वन मैन शो किया था। तो उसमें मैंने सिल्क स्क्रीन से लेके और पेस्ट करने तक बहुत सारी चीजों का करके 3D कुछ पेंटिंग बनाए थे, है ना। फिर पेपर पल्प का वहां पे था, तो पेपर पल्प में भी कुछ काम किया था वहां पर। तो मैं हर साल वहां जाता हूँ फोक और ट्राइबल आर्टिस्टों के साथ, मतलब एक काम करने के लिए, उनको वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता हूँ उनका, उनके लिए। तो वहां पे रह के फिर मैं अपना काम करता हूँ, कभी प्लेट बना लेता हूँ, तो एचिंग कर लिया, इंटाग्लियो कर लिया, ये सारी चीजें मतलब मैं करता ही रहता हूँ। मतलब मेरे को कोई भी मीडियम से परहेज नहीं है, करता हूँ अपने तरीके से ही करता हूँ। हाँ, मगर ये है कि जैसे बहुत लगातार कंटिन्यूएशन में किया है तो ड्राइंग ही की है, इसलिए उसमें वो स्वतंत्रता दिखती है। जिन मीडियम में आप कम काम करते हैं तो उसमें थोड़ा बंधापन आ जाता है, क्योंकि आप उसमें पूरी तरह से खुलने में टाइम लगता है। तो सही ये बात। मुझे मालूम है कि, मगर ये है कि कभी कभी मन में आता है ना, जैसे खाना खाने के लिए आता है कि नहीं यार आज ये कर देखो, करेक्ट। आज वो करेक्ट। का। तो ऐसे वो एक भूख है जो यार ऐसे करके देखो। तो वो करेक्ट। उसमें कभी बात बनती है, कभी नहीं बनती है। वो तो 100% तो कभी होता नहीं। जब आई भी नो। बन जाता है तभी बड़ा मन खुश हो जाता है। आई नो। आप पिछले मतलब एटलीस्ट एक 30-40 साल से, 40 साल से तो आप आर्ट फील्ड में हैं, एंड जी जी इसी लाइन थियोरी को लेके आप आगे आगे इवॉल्व होते गए। जी। किन किन पड़ाव में आपको ऐसा लगा कि ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया अभी? इसमें क्या है, फॉर्मल वैल्यू तो बदलती है, मेकिंग जो है उसका जो टेक्निकल जो एस्पेक्ट है वो वैसा का वैसे ही रहता है। फॉर्मल वैल्यू जरूर बदल जाती है, क्योंकि फॉर्मल वैल्यू तो हर बार बदलती है, करेक्ट। मगर उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो लीनियरिटी उसमें वो बनी ही रहती है। वो जो वो रूट वैल्यू है वो वो बनी रहेगी वो। हाँ, वो मतलब वो वैसी की वैसी रहती है। हाँ, फिर कहीं कभी रंग जो है आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी मोनोटोनस भी होते हैं, है ना। तो ज्यादातर पहले शुरुआत में तो मोनोटोनस ही ज्यादा होता था। फिर बीच बीच में कुछ आ गए कि भाई अपन को भी रंग के साथ काम करना चाहिए, तो वो बड़ा रिस्क वाला काम है। क्योंकि करेक्ट। आप ज्यादातर आर्टिस्ट क्या करते हैं, जो जिसमें वो एस्टेब्लिश हो गए उसको छोड़ के दूसरा नहीं करते, वो वैसा करेक्ट। का वैसे ही करते हैं। वो रिपीट, बड़ा रिपीटेशन होता है, तो पता लग जाता है कि ये रिस्क नहीं ले रहा है। मगर मैं करेक्ट। हमेशा, मतलब मैंने कभी तरजीह उसको दी नहीं कि मेरे को मेरा काम बिकेगा नहीं बिकेगा, लोग रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं करेंगे, मैं अपने लिए ही काम करता। उसमें अगर आपने अपना सुख ढूंढ लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको पसंद आ गया है वो अच्छी बात है, आप ले सकते हैं। मगर ये है कि मैंने हमेशा अपने लिए ही काम किया। क्या बात है, एक्सीलेंट। दादा, आज की कंटेम्प्रेरी सिनेरियो कैसे देखते हैं आप? आज की जो एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स की जो आता है, क्योंकि जो वो आपकी खासियत है, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट में आपकी बहुत पकड़ है उसमें। तो आज की जब कंटेम्प्रेरी देखते हैं, क्योंकि आपके सामने 2 जनरेशन निकल चुकी शायद, प्लस जी माइनस, जी जी तो आप कैसा देखते हैं कि ये अभी तो जो आ रही है तीसरा जनरेशन छोटे स्टूडेंट्स की आ रही है अभी, तो आप अपने इसको कंपेयर, क्योंकि आपने दो दो पहलुओं को देखा है। आपने अपने पहले मास्टर्स को देखा है, बड़े बड़े दिग्गज, एंड वो भी 2 जनरेशन के पहले, मतलब आपके एक जनरेशन, एक दो जनरेशन।
एंड अभी आप जहाँ खड़े हैं, आपको सामने का 3 दिखाई दे रहा है, मतलब आपको पीछे का 2 और सामने का 3 दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको कैसा लगता है, ये कहाँ जा रहा है, गाड़ी कैसा जा रहा है ये? देखिए, पॉसिबिलिटीज तो बहुत है, और दूसरा क्या है, नए मीडियम आए हैं, नए मटेरियल आए हैं, नए इक्विपमेंट आए हैं, मशीनें आई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जिसका लोग अब इस्तेमाल करने लगे। जैसे स्कल्पचर में पहले लोग कटर और ग्राइंडर वगैरह यूज नहीं करते थे, सब हाथ करेक्ट। से ही चलता था। तो अभी वो सब आ गया है। अभी पहले कंप्यूटर नहीं था, तो अभी कंप्यूटर से वो सारी इमेज डाउनलोड करके और वो सब मिक्स करके वो सब कर रहे हैं। तो असल में लोगों को कोई एक ऐसा गाइड समझाने वाला होना चाहिए, या टीचरों में ऐसा होना चाहिए कि ये जो आपको इक्विपमेंट या नया मटेरियल है, नई चीजें मिल रही हैं, वो आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए मिल रही है, ना कि जो चीजें हैं उनको आप इधर से उधर रख के। कारीगिरी के लिए नहीं है। हाँ, तो ये थोड़ा सा जो मेरे को जो माइनस पॉइंट लगता है वो ये लगता है। बल्कि बिल्कुल जो सही लोग बात। इसका इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत मतलब संभावना है। अब इंस्टॉलेशन भी जैसे आ गए हैं, परफॉर्मेंस भी उसमें आ गए हैं। तो आप असल में क्या होता है कि अगर आपने स्टडी नहीं की है पूरी अच्छी तरीके से, और आप हम्म। उसके उसमें बह गए हैं, तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाती है। ऐसे में बहुत सारे परफॉर्मिंग और इंस्टॉलेशन वाले आर्टिस्टों को जानता हूँ, जो बाद में मतलब जिनको परेशानी हो जाती है आर्थिक रूप से, और हम्म। उनको वो रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं मिलता। इन्हीं लोगों को, कुछ लोगों को मिलता है। तो अब ये है कि हिंदुस्तान की सिचुएशन ये है कि परफॉर्मिंग और इंस्टॉलेशन अभी उतना पैर जमा नहीं पाए। करेक्ट। तो उससे वो थोड़ा सा हताशा होती है नए आर्टिस्टों को। वो करते तो हैं जोश में आके, हाँ कुछ नया करना है, कुछ दिखाना है। भाई यूरोप और दूसरी जगह तो मतलब ये लोग मतलब फुल हो चुका है वो। तो वहां तो ऐसी चीजें चाहिए कि जो मतलब अभी हो और खत्म, बिल्कुल करेक्ट। कंटेम्परेरी, अभी के अभी चाहिए, अभी खत्म। यहाँ करेक्ट। हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं है। तो हिंदुस्तान का और यूरोप का बहुत फर्क है। अगर हम यूरोप को देख के इधर कुछ करेंगे तो हताशा ही हाथ लगेगा। इसलिए करेक्ट। हम अपनी जड़ों से जुड़े और देखें। हमारे यहाँ फोक और ट्राइबल आर्ट में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जब वो लोग चाहे बंगाल के चित्र बनते हों, चाहे इसके पटचित्र बनते हों उड़ीसा के, या अपना राजस्थान में के बनते हों, फड़ चित्र बनते हों, तो उसमें गाने कहानियां उसके साथ है। वो जब बनाते हैं तो वो सब है। मधुबनी में भी वो करेक्ट। वो जब बनाते हैं तो उसके उसके अपने गाने हैं, उसकी अपनी कहानियां हैं। ऐसे करेक्ट। गौण चित्रों में भी है। ये सारी चीजें हैं, मगर ये है कि हम अपने उसको देखते नहीं, अपने को पता ही नहीं है। जैसे मैं आर्ट कॉलेज से पढ़ के आया था, तो मुझे नहीं पता था कि ट्राइबल आर्ट भी कोई आर्ट है। वो सही तो बात। स्वामीनाथन के संपर्क में आया तो मालूम पड़ा ये तो बहुत बड़ा एरिया है। हर सही। क्षेत्र की अलग अलग आर्ट है, रीजनल आर्ट है उसमें, मतलब हर, और बड़ा कमाल काम है उसमें। एब्स्ट्रैक्शन भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है। और उनका ये है कि भगवान का आवाहन उसी वक्त करते हैं, साफ सूफ करेक्ट। करके, जगह साफ करके उसी वक्त भगवान आता है और उसके बाद चला जाता है। उस जगह का कोई महत्व नहीं है। फिर उसमें आप चाहे यूरिन करो, चाहे कुछ करो, लात करेक्ट। मारो, कुछ करो, उनको कुछ नहीं। वो तो गया। करेक्ट। हम जब उनसे बात करते थे वो तो बस गया, वो तो उतनी देर के लिए आया था। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो अगर अगर हमारे लोग उसको, अपने कल्चर को थोड़ा सा स्टडी कर ले, तो बहुत चीजें उनके दिमाग से क्लियर हो जाएंगी। और सही इतने बात। सरल फॉर्म उन्होंने निकाल रखे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बनाना नहीं आता। उनको हम्म। जो बनाना आता है, उन्होंने उसके जो सरलता प्राप्त कर ली है अपने आकारों में, रूपाकारों में, वो सरलता लाने में आपको बरसों लग जाए। सही क्योंकि बात। आप सीख के आए हो कि ऐसा ही बनाना है, तो सही आप बात। अपने को तोड़ नहीं सकते। सही वो बात। वो वो पहले से ही अपने आप को इतना खुला और टूटा हुआ रखा हुआ है उन्होंने, कि वो उस तरह से कर लेते हैं। सही तो बात। अब ये कोरवा की जो ड्राइंग थी, वो स्वामीनाथन जब हिल कोरवा के उसमें गए एरिया में, हम्म। छत्तीसगढ़ में, तो वो इतनी कमाल ड्राइंग थी एब्स्ट्रैक्ट कि बस पूछो मत ही। तो उससे पूछा आप क्या कर रहे हो, बोले मैं शिकायत लिख रहा हूँ। मतलब वो कंप्लेन कर रहा था काम सारी चीजों की, कि गांव में क्या आया गया, पुलिस ने क्या किया, इसने क्या किया। वो तो बड़ा बड़ा, मतलब मैं तो अद्भुत आश्चर्यचकित रह गया ऐसे, कि क्या सोच रहे हैं हम लोग, क्या सोचते हैं और वो लोग कैसे सोचते हैं। तो अगर मान लीजिए आप अपनी जड़ों को देखेंगे, तो जरूर आप
उसमें कुछ करेंगे। मतलब जैसे चाहे पिकासो हो या और भी कोई हो, जिन्होंने अपनी जिन जड़ों को देखा, जिन सही बात। तो उससे उन्होंने वो चीजें निकाल ली। मतलब उन्होंने वैसे की वैसे नहीं किया, सही बात। इमिटेशन नहीं किया, इंस्पायर जरूर, ऊर्जा जरूर ली उन्होंने उससे, और उससे अपनी एक चीज बनाई। तो हमारे यहाँ भी इतना भंडार है, हर जगह, हर एरिया का, हर प्रांत का बहुत भंडार, क्या कि बात है। आप बिल्कुल देखते रह जाओगे क्या कमाल है। सही बात, सही बात। एंड दादा, एक और चीज है, मतलब आप एज एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटर आप ये मेरे सवाल को समझ सकते हैं। यूजुअली हमारे सोसाइटी में इसको, अगर आपकी पेंटिंग को कोई एब्स्ट्रैक्ट वर्क दिखाएंगे तो लोग कहेंगे अच्छा है लेकिन समझ में नहीं आता है। हम्म, वो एक चीज है। दूसरी बात, ये फिल्मों के साथ, गाने के साथ, नाटक के साथ, कविता के साथ, इसके साथ जितना जल्दी जुड़ते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं, उतना जल्दी विजुअल आर्ट के साथ नहीं जुड़े, वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो पहली बात, आपको आपको क्या वजह है कि इतना जुड़ाव नहीं आया? क्यों? एंड दूसरी बात, ये गैप को कम करने के लिए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए था? देखिए आप, ये जो सवाल है ना, बड़ा कॉमन सवाल है और सब लोग करते हैं, मगर मेरे पास इसका बड़ा सटीक आंसर है। हम्म। आप हमेशा से दो दुनिया में रहते हैं, आप मूर्त और अमूर्त दुनिया दोनों में रहते हैं। आप कहेंगे नहीं हमें तो नहीं लगता, मगर आप रहते हैं। आप हवा में सांस लेते हैं, आपको दिखती है हवा? नहीं दिखती ना, फील करते हैं आप। करेक्ट। पानी का कोई फॉर्म दिखता है? पानी का कोई रूप नहीं है, बादल का कोई रूप नहीं है। तो हम बहुत सारी ऐसी अमूर्त चीजों के साथ रहते ही हैं। हम भगवान के साथ रहते हैं, मान लो बहुत आप सही बात। धार्मिक है कुछ है, तो भगवान कभी दिखता है क्या? कोई नहीं सही बात। दिखता। तो मगर हम रहते हैं और हम उसको कितना मतलब उसको सजीव कर लेते हैं कि उसको भोग भी चढ़ा रहे हैं, उसका सही बात। श्रृंगार भी कर रहे हैं, उसके सही कपड़े भी बदल रहे हैं, मतलब उसके साथ डांस भी कर रहे हैं। मतलब आप ये सब क्या कर रहे हो? आप अगर आप सोचो तो आप एक उस अमूर्त के साथ एब्स्ट्रैक्ट, ही जिंदा है। हाँ, तो उस एब्स्ट्रैक्ट दुनिया में आप जी रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों में आप जी रहे होते हैं। और दूसरा क्या है था, जब आप कपड़े चुनते हैं या बिस्तर चुनते हैं या आप तकिया, गिलाफ, टॉवेल, जो चादर, जो भी चीज चुनते हैं, आप देखो उसमें कितने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की चीजें होती हैं। अनजाने में आप उसको यूज कर रहे होते हैं, आपको समझ में नहीं आता मगर आप उसको यूज कर रहे होते हैं। बिल्कुल। चादर का कोई देखें तो मालूम पड़ेगा कि ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की चादर आपने चुन ली है। तो बिल्कुल। ऐसे नहीं है कि हमको समझ में नहीं आता, हमको समझ में आता है, मगर हम क्या करते हैं, हमारी आदत पड़ गई है कि हम उसका अर्थ जाने। हमको जब ABCD सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल, एप्पल दिखा के ए बताया जाता है। जब हम्म। हम ए सीख जाते हैं तो फिर हम उसका मतलब पूछने लगते हैं कि सही इसका बात। मतलब क्या। तो शब्द, फॉर्म, रूप से आपने शब्द सीखा, करेक्ट। और शब्द, जब शब्द सीख लिया तो रूप तिरोहित हो गया, रूप सेकेंडरी हो गया, और आप मतलब जानने के लिए बोलने लगे कि इसका मतलब क्या है। तो करेक्ट। अगर हम अब बहुत गौर से इसको सारी चीजों को सोचें और देखें, तो आपको कोई ऐसा लगेगा कि नहीं आप अनजानी दुनिया में हो या अनजानी चीज देख रहे हैं। दूसरा ये भी है कि जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती। आपको हम्म। जैसे मैं हिंदुस्तान के लोगों से पूछूं फ्रेंच आता है? नहीं आता। जापानी आती है? नहीं आती। तो इसका मतलब है नहीं कि जापानी नहीं है, फ्रेंच नहीं है, लैंग्वेज है। करेक्ट। आपको नहीं आती, आप पढ़े नहीं है, आप सीखा नहीं है, इसलिए आपको नहीं आती। तो ऐसी बहुत सारी चीजों जिनसे हम रोज, हमने अपने जीवन को कितना संकुचित कर लिया है कि दाल रोटी बर्तन भांडे, घर गृहस्थी, पति पत्नी बच्चे, तो आप फिर उससे आगे आप देख नहीं पा रहे। करेक्ट। या फिर आप अपने व्यापार में लग गए, तो आप पैसा कमाने में लग गए, तो आप ऐसी बहुत सारी चीज है। अब ये जो आप कहते हैं सिनेमा या गाने या क्या, वो इसलिए टच करते हैं कि वो हमारे बहुत सारी रोजमर्रा की चीजों से जुड़े हुए हैं, करेक्ट। तो वो एकदम से आपको आकर्षित कर लेते हैं। मगर ये जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है या दूसरी और जो कला है, अब जैसे वो आदिवासी भी करते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्शन में काम करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो उनका भी मतलब उनको समझ में नहीं आएगा, मगर जब उनके से संपर्क करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो सब समझ में आएंगे कि वो किन कहानियों को लेके काम कर रहे हैं, किन सही। घटनाओं को लेके काम कर रहे हैं।
क्या सोच है, क्या फिलॉसफी है। तो हमारा इंटरेक्शन उन चीजों से हो ही नहीं पा रहा। हमारे अभी भी हिंदुस्तान में जैसे आर्ट कॉलेज होना चाहिए वैसे है नहीं। सबसे पहले वो कॉपी करना सिखाते हैं। आर्ट कॉलेज में जाओ तो वो आपके सामने स्टिल लाइफ कुछ रख देंगे, कहीं कॉपी करो। उनको ये नहीं बताते कि भैया आप अपनी तरीके से काम करो, आप कॉपी मत करो। सही बात। यूरोप यूरोप में कॉपी नहीं कराते, वो तो कहते हैं आप अपना करो, आपको जैसा लगता हो। तो उसमें से चीजें निकलती हैं। वो सही बात। गिलास को गिलास बनाना ही सिखाते हैं। तो अभी भी हमारे यहाँ जो शुरुआत होती है कॉपी करने से होती है। तो आपके इमेजिनेशन को वो रोक देते हैं। सही, पिंजरे बांध दिया। हाँ, और उस पर थोपते हैं कि भाई आप ऐसे ही बनाइए। सही बात। तो ऐसे ही बनाने का मतलब ये है कि फिर वो उसको बरसों लगते हैं उस चीज से हटने में, कि वो सही। अपनी बात कह सके, अपना तरह से सोच सके, अपनी तरह से कुछ रूपाकार गढ़ सके और रिस्क ले सके। क्या तो बात है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अपने शिक्षा पद्धति में भी जो जैसे होना चाहिए सुधार, वैसे नहीं हो पा रहा है। या एक्सेलेंट दादा। इसमें आपने आपकी एक एक बात को मैं बहुत गौर से सुन रहा था, इसमें बहुत इन डेप्थ और आपने बहुत सही कही है उसमें। अ, जाते जाते आखिरी में एक सवाल पूछूंगा दादा आपसे। जी जी बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स आ रहे हैं। जी नहीं, मैंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटर्स की, जब मैं थोड़ा रिसर्च करके देखता हूँ ऐसा, अलग अलग है। फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट अलग है, आप मद्रास में जाइए, आप बंगाल में जाइए, अलग अलग स्कूल, उनकी जो बुनियादी तरीके से आई है उसमें से जो फिगरेटिव बनी है, उनका एब्स्ट्रैक्ट बनी है, उससे से उधर ही उसका इर्द गिर्द ही घूमते घूमते आता है वो जी सब जी सारे ऐसा। तो वो ये अभी एक स्कूल ऑफ थॉट के इर्द गिर्द ही घूमना, क्या वो ठीक है, या डू यू थिंक कि ये वो एक रिपीटेटिवनेस आ रहा है उसमें, एब्स्ट्रैक्शन में एक नयापन, नया चैलेंजिंग, एक नया एडवेंचर जो होना चाहिए वो नहीं आ रहा है? आपको क्या, आप इस स्टेटमेंट से सहमत है क्या, नहीं है, क्या आपको लग रहा है कि कैसा लग रहा नहीं, देखिए क्या है, जो बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें जरूर वो थोड़ा सा ठहराव है, क्योंकि वो वहां पर जो दिग्गज हैं, कोलते साहब हैं और दूसरे गायतोंडे हैं, जैसे उन लोगों का बड़ा असर है। तो वो आपको उसके आसपास के वो दिखते हैं, फॉर्मल वैल्यू उस तरह की दिखती है और है? याद दिलाती है। मतलब वो हम्म वैसी की वैसी नहीं है, मगर याद दिलाती है कि कोलते हैं तो गायतोंडे हैं तो वो फला है, ये मतलब इस तरह से वो दिखते हैं, मगर ऐसा है नहीं। मगर ये भी है कि हमारे अंदर रिस्क लेने की संभावना अगर कम हो जाए तो हम उसके आसपास ही घूमेंगे। एक बार जैसे हो गया, आपको एप्रिसिएशन मिल गया, कुछ बिक गया, तो ठहराव जैसे आने लगता है। बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ ऐसा होता है कि भाई हम रिस्क क्यों लें जब हमारा ये सब चल रहा है। तो ऐसे हाँ मैंने जैसे बातचीत करता हूँ ना, तो ऐसे बोलते हैं लोग, तो हाँ। थोड़ी हंसी भी आती है। तो जहाँ इस तरह का है वहां जरूर आपको वो चीज दिखेगी। मगर जहाँ लोग बिल्कुल सब चीज छोड़ के दोबारा से कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, वहां आपको ऐसा नहीं दिखेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे भोपाल में जब मैंने शुरू किया था तो बहुत सारे ऐसे लोग निकले जो हम्म मतलब मेरी तरह से काम नहीं कर रहे थे, मगर एब्स्ट्रैक्ट कर रहे थे। हम्म और उनको ये भी समझ थी एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्शन की। तो एब्स्ट्रैक्शन तो बनी बनाई चीज है, जो स्थापित मूल्य है, स्थापित रूपाकार है, उसका हो सकता है हम्म एब्स्ट्रैक्शन, है ना। एब्स्ट्रैक्ट जो है आपने मतलब उस तरह से आपकी कल्पना में है ही नहीं, आपके रोजमर्रा की फॉर्मल वैल्यू रूपाकारों में नहीं है, तो वो उस तरह से आते हैं उस तरह से। तो उसमें रिस्क बहुत है। बहुत जल्दी मतलब लोग अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए रिपीट करते हैं। जो आप रिपीटिशन बोल रहे हैं ना, वो सही अपनी बात है। आइडेंटिटी बनाने के लिए रिपीट करते हैं। वो उनका उनका जो मेकिंग है उससे लोगों को पता नहीं चलता, उस उनके जो फॉर्मल वैल्यूज है उन उससे पता लगता है। तो मेरे उसमें और इनके इसमें यही फर्क है, मेरा मेकिंग में फर्क नहीं होता, फॉर्मल वैल्यूज में फर्क होता है। उनका फॉर्मल वैल्यूज में फर्क नहीं होता, मेकिंग में फर्क होता है। तो हाँ वो जो है उनको वहां जाके रोक देती, उनका विस्तार जो है उस तरह से नहीं हो पाता।
क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैंने काफी लोगों को, ऐसा कुछ लोगों को देखा जो 20 साल 25 साल अगर आपके उसकी कला कारीगरी देख काम देके आपको वही फॉर्मेट में रुकी है, तो हमेशा मेरी ये सवाल रहती थी कि ये 25 साल में इंसान बदला ही नहीं क्या, कुछ सोचा ही नहीं। आई मीन इतने अनुभव तो हो ही जाते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वही शारीरिक तरीके से हमारे बाल चेंज हो जाएंगे, हमारी दाढ़ी वाड़ी चेंज हो जाएगी, हमारी जी जी। अनकट सब चेंज हो जाएगा, तो कलाकृति भी चेंज नहीं होती। तो वो रिस्क लेने की क्षमता जो है कम हो जाती है, तो इसलिए वो वहीं के वहीं घूमते रहते हैं। सेफ साइड में क्योंकि रहना आप जरा चाहिए। दूसरा लेकिन नया फिर कोई, तो एक प्रोडक्ट हो गई ना वो, फिर वो हाँ पैशन नहीं, वो कलाकृति नहीं, एक प्रोडक्ट, एक फैक्ट्री है, बन रही है, बन रही है। हाँ बन रही है, इस तरह से हो जाता है। बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो मतलब रिस्क लें और अपने दूसरा कोई फॉर्म क्रिएट करके उसको एस्टेब्लिश कर पाए। हाँ, लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहे तो बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे फिर, क्योंकि आप किसी और सपोज यूरोप के साथ या रशियंस के साथ या आप किसी इनके साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो फिर हम उस क्या बोलते हैं, उस जर्नी में हम काफी पीछे रहेंगे फिर, क्योंकि हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर जिनमें वो साहस है तो वो आगे भी बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब उनके साथ मुकाबला भी उस तरह से करते हैं, मगर ये बहुत कम है, बहुत मतलब रेशियो कम है। रेशो, हाँ यूरोप वही। यूरोप यूरोप में वो जिस तरह से खुले रूप से जितना वो यूज कर लेते हैं दूसरी चीजों को, दूसरे मटेरियल को, हर या तरह के उसको, तो वहाँ कोई बंदिश नहीं है। यहाँ थोड़ा सा हम अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट बात ऐसे है। हैं। या बहुत खूब यूसुफ साहब, आपसे बात हुई। मैं आज के इस मैंने आपका काफी टाइम लिया, आज के इस इंटरव्यू का मैं यहीं पे रोकता हूँ। लेकिन डेफिनेटली हम दोबारा मिलेंगे एब्स्ट्रैक्शंस के ऊपर बात करने के लिए, श्योर क्योंकि श्योर। मैं चाहता हूं कि ये सब्जेक्ट जो एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर, ये हमारी समाज में ज्यादा उस बात चलती रहे, ताकि लोगों को अलग अलग अनुभव पता चले, उसको महसूस करे, ताकि उसको। सो थैंक यू वेरी मच यूसुफ साहब, आप हमारे शो में आए RTV में। एंड फ्रेंड्स, आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय दिस इंटरेक्शन। आपने यूसुफ साहब को सुना, उनकी बात, उनकी सोच, उनकी विचार, उनकी अनुभूति को सुना, उनके जो इंपॉर्टेंट टिप्स आपने सुना उसमें। तो I'm sure that you will like this. Like, share, comment and subscribe RTV। धन्यवाद यूसुफ साहब, आप आए। थैंक यू वसंत जी, थैंक यू। फिर मिलेंगे। जी या बिल्कुल। थैंक यू।